हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 एवोल्यूशन चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड थियोरीज़, किन किन ने अपनी क्या क्या थियोरीज़ दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लेमार्क की। लेमार्क नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे या फिर बायोलॉजिस्ट आप बोल सकते हो या नेचुरलिस्ट बोल सकते हो, जिन्होंने डार्विन की तरह ऑब्जर्वेशन किया था जो आपका इन्वायरमेंट है। बट ये आपके पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था और जब इन्होंने अपनी जो थ्योरीज पब्लिश की थी उस वक्त डार्विन का जन्म हुआ था, तो डार्विन से पहले इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरीज थी उसको हम लेमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं बात करती हूँ इनका पूरा नेम। तो लेमार्क का जो पूरा नेम था वो था जीन, ठीक है, जो थ्योरीज इन्होंने दी थी बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, इनका पूरा नेम ये था और इन्होंने जो थ्योरीज दी थी वो थी, उस थ्योरीज का नेम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। तो इससे ही रिलेटेड इनकी थ्योरीज थी। तो सबसे पहली बात, एक्वायर्ड कैरेक्टर आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो हमें अपने फोरफादर से नहीं मिलते हैं, हम अपने अंदर उनको अडेप्टेड करते हैं। ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंट होता है आसपास का, उसमें अनुकूलन बनाने के लिए। जैसे सपोज हमें साइकिल सीखनी है तो हम साइकिल चलाना सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें साइकिल देखी हम डायरेक्ट उसे चला लें, या कोई व्हीकल हमें चलाना हो या हमें स्विमिंग करनी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो इन्वायरमेंट में उसको हमें सीखना पड़ता है। तो हमारा वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ना कि जन्मजात कैरेक्टर है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, मीन्स हम अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो कैरेक्टर डेवलप करते हैं अपने अंदर, वो इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, वो इनहेरिटेड जनरेशन टू जनरेशन चलते चले जाते हैं। तो इन्होंने ये थ्योरीज दी थी। तो चलिए इसके मेन पॉइंट हम कवर कर लेते हैं और इनकी थ्योरीज क्यों नहीं मानी गई उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है इनका इंटरनल वाइटल फोर्स। तो इन्होंने अपनी थ्योरीज में ये पॉइंट दिया है और इसके अंतर्गत ये बात कही है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनके जो ऑर्गन होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन साइज़ में इंक्रीज़ होते जाते हैं, डेवलप्ड होते जाते हैं। ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे इन्वायरमेंट आपका चेंज होता रहता है, ठीक है, आपको पता ही है जो हमारा इन्वायरमेंट है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। जैसे कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मॉइस्चर घट जाता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो स्पीसीज़ होती हैं उनको सर्वाइव करने के लिए न्यू नीड्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को नहीं अडेप्टेड कर पाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो न्यू नीड्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल का लेंगे जिराफ। आप लोगों को पता है इन्होंने जिराफ को ऑब्ज़र्व किया था। तो इन्होंने क्या कहा था, जो जिराफ थे, सपोज़ मैं यहाँ पर जिराफ का खाली एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ इस टाइप से। तो जो जिराफ हैं उनकी स्टार्टिंग में जो नेक थी वो केवल इतनी हुआ करती थी और यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल में जो घास होती थी, ठीक है, इस तरह से जो घास हुआ करती थी वो उसी को खाते थे। ठीक है, धीरे धीरे जब एनवायरनमेंट में कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है, सपोज जो नीचे का खाना है टेरेस्ट्रियल लैंड में जो घास वगैरह थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू नीड्स क्या हो गई, तो देखिए अब खाना आपका कहाँ हो गया, जो थोड़े से आपके पेड़ हैं, छोटे वाले पेड़। तो इन्हें क्या करा, अपनी गर्दन को ऐसे करके खाना स्टार्ट करा, क्योंकि पहले तो नीचे झुक के खाते थे। ठीक है, तब उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, क्योंकि आपका पहला पॉइंट ही क्या था, इंटरनल वाइटल फोर्स, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन हैं वो बढ़ते रहते साइज़ में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल उन्होंने जिराफ से बताया था कि जिराफ की जो गर्दन थी स्टार्टिंग में जो उनके एंसेस्टर रहे होंगे वो उनकी गर्दन नॉर्मल हुआ करती थी और वो घास, ज़मीन का घास ही खाते थे। धीरे धीरे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, नीचे का घास सब खत्म हो गया, अब खाना जो है वो पेड़ में है, तो अपनी गर्दन को खींच करके खाते थे।
ठीक है। तो धीरे धीरे उनके यहाँ गर्दन में खिंचाव आने लगा और ये उनका कैरेक्टर बन गया और ये कैरेक्टर उनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो गया, ये इन्होंने बोला, ठीक है, अपनी थ्योरीज़ में। तो अब है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। इन्होंने अपनी थ्योरीज़ में ये बात कही थी कि हम जिस ऑर्गन का यूज़ जितना ज़्यादा हम करेंगे उसका डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, छोटा जब बच्चा पैदा होता है, जब उसको हम स्टार्टिंग में स्कूल में डालते हैं, नर्सरी क्लास में हो जाता है, तो उसको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, वो ऐसे पकड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसने हैंड का यूज़ उतना नहीं किया, इन फाइन मोटर्स का यूज़ नहीं किया। तो धीरे धीरे बच्चा जब उस चीज़ का यूज़ करते रहता है, हम बच्चे को सिखाते हैं ऐसे पकड़िए, देन वो लिखना सीख जाता है क्योंकि उसने बार बार प्रैक्टिस करी है, तो यूज़ हुआ, ठीक है। अगर हम कभी पेन ही नहीं उठाएंगे तो हमें पेन पकड़ना नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बच्चा ऐसे पकड़ता है। तो यही इन्होंने बात कही थी कि जिस ऑर्गन का यूज़ हम जितना ज़्यादा करेंगे वो उतने ही ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, वेयर एज जिनका यूज़ हम नहीं करते वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनदर मैं एग्ज़ाम्पल और बता रही हूँ, जो आपकी स्नेक्स हैं वो पहले से उनके पैर हुआ करते थे, ठीक है, उनके जो एंसेस्टर हैं उनके पैर हुआ करते थे, बट फिर भी वो क्रॉल करके ही चलते थे, उन पैरों का वो यूज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके जो फीट थे वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो इनने क्या कहा कि जो गर्दन है जिराफ की धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई, धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई इस टाइप से, जबकि इनकी ये बॉडी पीछे को ऐसी है, ठीक है, इस टाइप से। ड्राइंग बहुत गंदी है। तो जैसे जैसे उन्होंने अपनी गर्दन को जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, कि खाना पेड़ में था, नीचे तो था नहीं, वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते गए, खाना छोटे छोटे पेड़ों का ख़त्म हुआ, फिर बड़े बड़े पेड़ों से उन्होंने खाना स्टार्ट किया, तो अपनी गर्दन को स्ट्रेच देते गए, तो उनकी गर्दन लंबी हो गई और वो कैरेक्टर कहाँ चले गए, उनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, ऐसा उनका मानना था। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे हम ड्राइविंग करना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, तो इसका मतलब अगर कोई कपल है, सपोज उन्होंने ड्राइविंग करनी सीखी, तो दैट मीन्स इनके अकॉर्डिंग जो उनका बेबी है उसको ऑलरेडी ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेड होगा। बट ऐसा होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से कोई अगर सपोज़ बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उसकी जो आने वाली प्रोजेनी होगी वो नॉर्मल बेबी होगी, ये नहीं कि वो जन्मजात बॉडी बिल्डर होगा, उसे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत उसके फादर ने करी थी। तो यहाँ पर ये बात गलत साबित होती है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन्होंने जो टर्म दिया था वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ मामलों में ये सही भी है, जैसे मैंने आपको स्नेक का एग्जाम्पल दिया था। एंड आपका नेक्स्ट है आपका स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे एंसेस्टर उनके पैर वाले हुआ करते थे स्नेक के, धीरे धीरे आज के टाइम पे नहीं हुआ करते। इस तरह से जो कोई स्पीसीज़, इसको इस तरह से समझो, कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, वो अलग इन्वायरमेंट में चले गई और उस इन्वायरमेंट के प्रति उसने किसी ऑर्गन को यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, जिससे उसका डेवलप्ड होता गया, डेवलप्ड होता गया, डेवलप्ड होता गया। तो उनके कैरेक्टर जो इसके कैरेक्टर होंगे इस वाले स्पीसीज़ के कैरेक्टर से उसमें डिफरेंट आने लगा, जिसकी वजह से बाद में ये एक न्यू स्पीसीज़ बन गई। तो इसे टर्म बोला जाता है स्पेसिएशन। तो ये थी आपकी लैमार्क की थ्योरी, ठीक है, जिसको नहीं माना गया, क्योंकि यहाँ तक तो उनका पॉइंट भी ठीक थे, ठीक है, कि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो नीड्स भी चेंज होती है, न्यू नीड्स पैदा हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के प्रति जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे हमारे अंदर कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर से आपकी थ्योरीज़ को यहाँ इसकी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके डार्विनिज़म की, ठीक है। इनका नेम मैं ऑलरेडी कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। इनका जो फुल नेम था वो क्या था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एंड ये नेचुरलिस्ट थे, आपके बायोलॉजिस्ट भी थे। एंड ठीक है, इनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था, ये ऑब्जर्वेशन करते रहते थे। और ये एक बार ऑब्जर्वेशन के लिए गैलापागोस आइसलैंड गए, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ कल का ही। तो वहाँ पर उन्होंने डार्विन फिंचेस, ठीक है, पहले उनका नाम फिंचेस थे, देन उनका नाम डार्विन फिंचेस पड़ा, उस पर ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो
कोई भी पॉपुलेशन होती है उसमें उसके कैरेक्टर में वेरिएशन पाया जाता है। जैसे फिंचेस के केसेस में जो उनकी बीक होती थी, सब में बीक के साइज़ में वेरिएशन पाया गया, ठीक है। तो वही चीज़ जो गैलापेगोस आइसलैंड था, सपोज ये गैलापेगोस आइसलैंड है, यहाँ पर पहले फिंचेस के जो एंसेस्टर है वो यहाँ पर रहे होंगे, जिनकी बीक में वेरिएशन रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, खाना ख़त्म हो गया, तो उनको सर्वाइव करने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत है। तो कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चले गई, कुछ यहाँ चले गई। अब यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग है, नीड्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज़ आपका क्या था, कैक्टस था, या फिर आपके यहाँ पर फ्रूट थे सपोज़, ठीक है। फ्रूट थे मीन्स यहाँ पर से कुछ स्पीसीज़ जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर केवल वही स्पीसीज़ टिक पाएंगे जो इस फ्रूट को या फ्रूट में से जो उसका रस होता है उसको सक कर पाएँ या फ्रूट को खा पाएँ, ठीक है। अब जिनकी चोंच इस लायक ही नहीं होगी कि वो फ्रूट को खा पाएँ, तो उनके लिए तो यूज़लेस हो गया ये जगह, वो वापस चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही प्रकार की बीक वाली जो स्पीसीज़ है वो रह जाएंगी, फिर वो आपस में मेटिंग करेंगी, धीरे धीरे अपनी वो संख्या को बढ़ा देंगी। अब उनमें वेरिएशन आ गया, ठीक है। इस स्पीसीज़ से ये अलग हो गई तो इन्होंने अपनी एक अलग स्पीसीज़ बना दी। तो ये कहना था आपका डार्विनिज़्म का। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन जिएगा कौन नहीं, क्योंकि नेचर जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और उस इन्वायरमेंट में अपने आप को जो एडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि कैरेक्टर अलग अलग हैं, कुछ सेलेक्टेड कैरेक्टर ही ऐसे होते हैं जो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, वेयरएज़ जो नहीं ढाल पाए वो उनकी डेथ हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जो सर्वाइव कर गए वो आपस में मेटिंग करेंगे और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो इसी टर्म दिया गया था नेचुरल सिलेक्शन का। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इनके क्या क्या पॉइंट थे मेन, तो फर्स्ट पॉइंट है इनॉर्मस फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी स्पीसीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें फर्टिलिटी की इनॉर्मस क्षमता होती है, ठीक है, कैपेसिटी होती है। मींस जैसे एक खरगोश जो होता है वो 4 बार बेबी पैदा कर सकता है और एक टाइम में वो 4 से 6 बच्चे देता है। उसी तरह से अगर हम छोटे इंसेक्ट की बात करें या मछलियों की बात करें, वो तो हज़ारों लाखों अंडे देती है एक टाइम पे, ठीक है। आपकी फीमेल एस्केरिस की बात करें, वो तो 2.5 करोड़ अंडे देता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिज़म है उनकी क्या है, जो फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो हमारी अर्थ में इनकी पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अंडे फर्टिलाइज़ नहीं होते हैं, कुछ फर्टिलाइज़ हो भी गए तो दूसरे एक्वाटिक एनिमल का वो खाना बन जाते हैं, क्योंकि एक चेन बनी हुई ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में फूड चेन बना हो, फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं जो एक दूसरे की संख्या में नियंत्रण बनाए रखते हैं, ठीक है। तो फिर भी इन सब के बावजूद भी जो इनॉर्मस फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म है, इसके बावजूद भी इनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट बनी हुई है। Am I clear to you? ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। मीन्स जीने के लिए संघर्ष, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जीने के लिए संघर्ष क्या चीज़ है आपकी। जीने के लिए संघर्ष का मतलब ये है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपनी बेसिक नीड को पूरा करना, ठीक है। मीन्स जो भूख एक बेसिक नीड है, प्यास एक जो बेसिक नीड है, उसको कंप्लीट करना। अब कोई भी पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि हमारी जो अर्थ में जो लैंड है, जो वाटर है, जो खाने की चीज़ है, वो तो लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो स्पीसीज़ के बीच में जीने का संघर्ष बढ़ जाता है, कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो पहला जो स्ट्रगल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। पहला जो स्ट्रगल है उसे हम कहते हैं इंटर स्पीशीज़, ठीक है, आपका स्ट्रगल जो भी है। ओके, इंटर स्पीसीज़, इसका मतलब क्या है, जब सेम स्पीसीज़ के बीच में स्ट्रगल होता है, ठीक है। सपोज़ देखो, आजकल एक जॉब है ह्यूमंस की, अगर मैं बात करूँ, जॉब एक है, उसको पाने वाले, अगर जॉब की अगर वैकेंसी निकलती है 1 पोस्ट के लिए, उसको
उसमें आवेदन करने वाले, उसके लिए अप्लाई करने वाले 50 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। तो देखो उस जॉब के लिए कितना संघर्ष है। तो सेम, और वो ह्यूमंस है तो सब आपके क्या हो गए, सेम ह्यूमंस हैं, ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज़ हैं। तो इस टाइप का जो संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा, उसे हम इंटर स्पीसीज़ बोलेंगे, जो सिंगल स्पीसीज़ के अंदर ही होता है, जिनकी जो बेसिक नीड्स होते हैं, मीन्स रहने का स्थान, खाने के लिए जो खाना होता है, ठीक है, वो सब एक जैसी होती हैं। उस टाइप के संघर्ष को हम इंटर स्पीसीज़ कहेंगे। सेकंड है आपका इंट्रा स्पीसीज़। इंट्रा स्पीसीज़, अब ये क्या है आपका इंट्रा स्पीसीज़, मतलब जो आपके विभिन्न जातियों के बीच, ठीक है, विभिन्न जातियां का मतलब क्या है, स्पीसीज़ है, वेरियस स्पीसीज़ के बीच में होने वाला संघर्ष। ये आपका क्या होगा, सेम स्पीसीज़ में, सेम स्पीसीज़ में, वेयरएस ये वेरियस स्पीसीज़ के बीच में संघर्ष होगा, ठीक है, स्ट्रगल होगा। थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल क्या है, ये बार बार चीज़ें रिपीटेड हो रही है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन जब चेंज होगी, अगर सपोज किसी की पॉपुलेशन 10 है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, तो इन 10 में से किसी 2 के पास ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो इन्वायरमेंटल जो चेंज हुआ है उसके प्रति अपने आप को अडेप्ट कर लें। बाकी जो 8 हैं उनकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वो वीक होते जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। और ये जो 2 हैं ये आपस में मीटिंग करेंगे, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 100 अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर है आपका वेरिएशन एंड हेरिडिटी। वेरिएशन, ठीक है, बार बार बोला जाता है कि जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू जो बताया कि एक स्पीसीज़ जो 10 थी, ठीक है, उन सब के पास कैरेक्टर्स की वेरिएशन है, उनमें सारे कैरेक्टर एक जैसे नहीं है, कुछ के पास कुछ हैं, कुछ के पास कुछ हैं। तो यही कैरेक्टर में से जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है तो जो कैरेक्टर उस इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज पे अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं तो वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, उनको नेचर ने चुना है, ठीक है, इन 2 के लिए नेचर ने उसको चुना है, बाकी 8 को नहीं चुना, तो उनकी डेथ हो गई, वो 2 सर्वाइव कर पाए। अब इन्हीं में जो वेरिएशन था, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पर, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, तो वो ही कैरेक्टर इनहेरिटेड होते जाएंगे। तो ये है आपका वेरिएशन एंड हेरिडिटी। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। एक्चुअली ये जो टर्म आया था ये हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी सोशल एवोल्यूशन के बारे में, सोशल एवोल्यूशन के टर्म में दी थी कि जो सबसे फिटेस्ट होगा, मीन्स उसके अंदर ऐसे कैरेक्टर होंगे जो इन्वायरमेंटल के प्रति मतलब सिमिलर होंगे, मतलब ऐसे कैरेक्टर होंगे जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन जो चेंज हुई उसके लिए फिट बैठेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। और ये मेन आपका जो थ्योरीज दी थी वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, और किसके केस में दी थी, सोशल एवोल्यूशन के केस में दी थी। लेकिन डार्विन ने इसको अपने नेचुरल सिलेक्शन यानी कि साइंस का जो एवोल्यूशन है उसके केस में इसको यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका चेंजिंग इन्वायरमेंट में जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो लोग अब सर्वाइव करने के लिए उस इन्वायरमेंट के प्रति ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, बार बार चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो डेवलपमेंट होते रहता है। तो एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं, जैसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपका बनता है। फिर है आपका ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़। इस तरह से कि जो बार बार जो बात घूम के आ रही है कि जो यहाँ पर 2 बच गए थे वो सर्वाइव कर गए, धीरे धीरे उन्होंने न्यू स्पीसीज़ बना ली, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो इनकी बुक का नेम भी क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ था, ठीक है। ओके, तो ये था आपका डार्विनिज़म, जिन्होंने थ्योरी दी थी आपकी नेचुरल सिलेक्शन की। तो इनकी जो थ्योरी है बहुत लोगों ने एक्सेप्ट की, बहुत लोगों ने, ठीक है, इनकी थ्योरी पर बिलीव किया। बट उसके बाद एक और थ्योरी आई जिनका नेम था ह्यूगो डी व्रिस, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा था नहीं, इन्होंने ये बोला था कि नहीं, जो एवोल्यूशन होता है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं होता है। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो एवोल्यूशन होता है, कुछ पॉइंट देख लीजिए, वो स्लो होता है,
ठीक है, और ग्रेजुअल होता है, ठीक है। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज ने एक पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू अपनी थ्योरी समझाई थी म्यूटेशन की। म्यूटेशन सभी को पता है, जो जीन्स होते हैं उसमें जब सडनली चेंज आ जाता है उसके जीन मेकअप में, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक प्लांट था जिसका नेम था इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उस पर एक्सरे करवाया था, जिससे उसमें म्यूटेशन आया और उसकी जो जनरेशन थी उसमें क्या हुआ, उसमें मतलब एकदम से म्यूटेशन होके जो फ्लावर आए इसकी जनरेशन के, वो अलग ही थे अपने पेरेंट्स से। तब इन्होंने अपनी थ्योरी से बताया कि जो एवोल्यूशन होता है वो स्लो नहीं होता है, वो सडनली होता है। कैसा होता है? सडनली होता है, ठीक है, सडनली होता है। और ग्रेजुअल ना हो करके कैसा होता है आपका, लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है और सडनली होता है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी से ये बताया था। और आपका ऐसा और इन्होंने ही टर्म दिया था म्यूटेशन, कि जो एवोल्यूशन होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है, जो सडनली होगा, ऐसा नहीं कि धीरे 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 होगा, सडनली होगा वो और लार्ज अमाउंट में होगा। तब ऐसा म्यूटेशन जब आपका जो सडनली होता है एंड लार्ज होता है उसे हम कहते हैं सॉल्टेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो आई होप आप लोगों की ये थ्योरीज जो थी रिगार्डिंग टू एवोल्यूशन थ्योरीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।